भारत के जो ऋषि हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी खोज की जो पूरी दुनिया में नहीं हुई। उन्होंने एक बहुत बड़ी खोज की। उनका फोकस मन और आत्मा पे था। मन को कैसे समझा जाए, आत्मा क्या है उसे कैसे समझा जाए। तो हमारे ज्यादातर ऋषि इस प्रश्न के इर्द गिर्द घूमते रहे। जो वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रेन है या जो वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ मन का कोई एक्चुअल इंग्लिश है नहीं। साइकोलॉजी कहते हैं, लेकिन साइकोलॉजी भी मतलब साइकी भी उसे अब मन का विज्ञान तो कह सकते, मन नहीं कह सकते। वो अभी भी मन को समझने में बहुत कामयाब नहीं है, लेकिन उन्होंने मशीन्स के माध्यम से ब्रेन वेव्स के बारे में जरूर पता लगाया है। ये एक बड़ी खोज उन्होंने भी की है। वेस्टर्न न्यूरोलॉजिस्ट ने ये एक बड़ी खोज तो की है कि उन्होंने अल्फा, बीटा, लैम्डा, थीटा, डेल्टा ये वेव्स को नापा है जो ब्रेन में वेव्स उठती हैं। यद्यपि भारत में उसकी पैमाइश तो नहीं हुई थी, ऐसे कोई मेरे पास प्रमाण नहीं है, पैमाइश तो नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने इसको अवस्थाओं से कंपेयर कर लिया था। जैसे तुरीय अवस्था, जैसे हम चेतन अवस्था यानी कॉन्शियस ब्रेन कह देते हैं, चेतन अवस्था, अवचेतन अवस्था, अचेतन अवस्था, निद्रा, गहन निद्रा, अचन निद्रा। इस प्रकार से उन्होंने भूत विज्ञान को डेवलप किया था और मनुष्य के ब्रेन को उन्होंने समझा था। इसको वो धीरे धीरे इतना समझ गए थे कि कैसे ये मन या ये मानसिक शक्ति पराशक्ति से जुड़ सकती है। इस चीज की उनको अच्छी समझ थी। और इसके आधार पर वो किसी मनुष्य के भीतर कितना ज्ञान हो सकता है, उसकी बुद्धि कैसी है, ये पता लगा लेते थे। मनुष्य के मस्तक से कैसे ये नहीं बताऊंगा, मनुष्य के मस्तक से ये जाना जा सकता है कि उसकी बौद्धिक क्षमता कितनी है। मस्तक से, केवल मस्तक से। अब आप कहेंगे कि ज्ञान है तो क्यों नहीं बताएंगे, बताना चाहिए। उससे पहले बहुत कुछ सीखना है। जैसे जेड पे आने से पहले ABCD EFGH वगैरह सीखते हैं, सीधे जेड नहीं सीखते हैं।
जैसे सीधे 9th में कोई नहीं आता है, 8 तक आना पड़ता है। ये कारण है कि अभी मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो केवल एक सैद्धांतिक बात होकर रह जाएगी। मस्तक की एक खास स्थिति होती है, उसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि किस व्यक्ति में कितनी बुद्धि है। दूसरा, अंगूठा। अंगूठा हमारे ब्रेन के मैप को बता देता है। बारीकी से अगर हम देखें तो हमारे अंगूठे से हमारे ब्रेन की क्षमता पता चल जाती है, सेरेब्रम तक पता चल जाता है। पूरी जो ब्रेन से जुड़ी हुई हमारा मेरुदंड है, यानी बैकबोन है, वो भी पता लग जाती है। और तीसरी बात जो मैं अभी मस्तक में एक विशेष स्थिति होती है, उससे ये पता लग जाता है कि आपके अंदर ज्ञान ध्यान की क्षमता कितनी है, कितने वर्षों से है, कितने जन्मों से है। मस्तक को छूने से पता चल जाता है। तीसरा पैरामीटर है हमारे पास नाड़ी, ये नब्ज। नाड़ी से हमको ये पता चल जाता है कि हमारे मस्तिष्क की क्षमता कितनी है। चेतन में होते हुए भी क्या हम अचेतन तक जा सकते हैं, यानी कॉन्शियस ब्रेन क्या हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन तक जा सकता है। यहां अनकॉन्शियस ब्रेन का मतलब बेहोशी नहीं है, ये वो स्थान है जहां पर हमारी पूर्व की स्मृतियां ठहरती हैं, रहती हैं। तो क्या हम वहां तक जा सकते हैं? क्या हमारी मेमोरी पावर स्ट्रांग है या मेमोरी पावर वीक है? हमारी एनालिटिकल पावर क्या है? पढ़ सब सकते हैं, बहुत लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन एनालिटिकल पावर बहुत रेयर मिलती है आपको। तो हमारी एनालिटिकल पावर कितनी है? और एक विधि थी कुछ विशेष प्रश्न करना, जो हमारे मुनि जब उनके पास कोई व्यक्ति शिष्य बनने आता था तो वो उससे वो विशेष प्रश्न करते थे। उससे भी ये पता चल जाता था कि इस व्यक्ति की मानसिक क्षमता क्या है। वैसे साइकोलॉजिस्ट्स भी ऐसे प्रश्न करते हैं। यदि आप एसएसबी में जाएंगे या यूपीएससी में जाएंगे तो वहां जो साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं वो आपसे ऐसे टॉपसी टर्वी क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते, अपने बारे में घुमा फिरा के आपसे वो सच उगलवा ही लेंगे कि आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी है। जो टारगेट्स आपको देते हैं, जैसे हम लोग यहाँ शिविर में भी देते हैं, खासतौर से यूथ को, वो टारगेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो ये टारगेट्स तय करते हैं कि आपका ब्रेन अभी कहां खड़ा है। माइंड आपका, सॉरी ब्रेन नॉट ब्रेन, माइंड आपका कहां खड़ा है। और उन लोगों ने एक ऐसी टेक्निक डेवलप की थी, बिना मशीन के। मैकेनिकल टेक्निक्स आज भी बहुत हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसी टेक्निक डेवलप की थी
जिसके माध्यम से वो लोगों के ब्रेन को, माइंड को थोड़ा शार्प कर सकते थे, थोड़ा, ज्यादा नहीं कर सकते थे। और इसीलिए लंबे टेस्ट होते थे, कई स्तरों पर टेस्ट होते थे, और आपको ये जान लेना चाहिए कि उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट होता था भाषा का। आप क्या, कैसे बोलते हैं, आपकी शब्दावली क्या है, इससे आपके ब्रेन की शक्ति पता लगती है। आपकी टंग कितनी ट्विस्ट होती है, इससे आपका माइंड की अलर्टनेस पता चलती है। मैं जो बार बार आपसे कहता हूं, लैंग्वेज 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 पे बात करो, लैंग्वेज पे बात करो, लैंग्वेज सीखो। शिविर में हम लैंग्वेज पे काम करते हैं। रोजाना ये वाचन सत्र भी होता है, उसमें भी आधा लैंग्वेज आधा कंटेंट, 100% कंटेंट नहीं। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लैंग्वेज के अपने मूव्स होते हैं, और उससे हम ब्रेन की शक्ति को पहचान सकते हैं। और जो मस्तिष्क कहें, बार बार ब्रेन निकल रहा है, मस्तिष्क की शक्ति को पहचान सकते हैं और उसको एनहांस कर सकते हैं। जो विलक्षण विद्यार्थी होते हैं उनमें एक खास गुण होता है, और खास गुण ये होता है कि वो अपनी कमजोरियां पहचानने को तैयार होते हैं, रेडीनेस टू अंडरस्टैंड देयर वीकनेसेस। इसके लिए वह अपने मस्तिष्क का भी उपयोग करते थे, और वह गुरु के मस्तिष्क का भी उपयोग करते थे। गुरु ने कह दिया ये कमी है तो है, अब ये कोई नहीं कहेगा कि नहीं है। अगर आप रेजिस्ट करेंगे अपनी कमी को, तो आपकी कमी हमेशा छिपी रहेगी, आपकी कमी कभी ठीक नहीं हो सकती। तो अपनी कमी को कभी भी छिपाना नहीं है, क्योंकि अगर आप छिपा जाएंगे तो आप कभी उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। ये उनके प्रशिक्षण का हिस्सा था। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा कारण है, अनेक कारणों में से, कि हमारे पास बहुत उच्च कोटि के मस्तिष्क थे। बैठने के सख्त नियम थे। अभी हमारे पास उस प्रकार के नियम नहीं रह गए, हम उसका पालन नहीं करते। लेकिन बैठने के बहुत सख्त नियम थे। धरती पर बैठना है, पलथी मार के बैठना है। कुर्सियों का वर्णन सामान्यता नहीं है, लेकिन होते थे, सिंहासन होते थे छोटे और बड़े, उस पर किस रूप में बैठना है, कमर को सीधा रखना है, 90 डिग्री के एंगल पर मनुष्य जो बैठने का आदी होता है, जबरदस्ती नहीं, जो आदी होता है, उसका ब्रेन बाकियों के ब्रेन की अपेक्षा तेज होगा। क्यों तेज होगा? क्योंकि वो थॉट्स और आइडियाज को बेहतर रिसीव कर सकता है। और जिस व्यक्ति के अंदर रिकैल्सिट्रेंट एटीट्यूड होगा, या जिस व्यक्ति के अंदर पढ़ने, समझने, गहराई में उतरने को लेकर यदि अरुचि है, तो उसका शरीर ऐसे पीछे होता जाएगा। जिसका शरीर पीछे होता जाएगा, वो उसका मस्तिष्क सुस्त पड़ता जाएगा, और धीरे धीरे कितना भी महत्वपूर्ण विषय क्यों ना हो, उसकी आंखें भारी होने लगेंगी। और एक बार आंख भारी हुई, शब्द फिसलने शुरू हुए, थॉट फिसलना शुरू हुआ। और एक थॉट फिसल गया, एक समझदार व्यक्ति के लिए यह सिर पीटने जैसी बात होती है, और बाकियों को फर्क नहीं पड़ता। ये मैं एक पैरामीटर बता रहा हूं, इसलिए मैं बार बार टोकता हूं, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, ऐसे सीखो, ऐसे लौट रहो, वगैरह वगैरह।
छोटी छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जिससे ब्रेन की, माइंड की क्या ताकत है ये पता लगने लगता है। नेचुरल शार्पनेस है वो एक अलग बात है, उसमें तो ईश्वरीय कृपा है, यही कह सकते हैं। लेकिन अगर डेवलप करनी है तो उस पैटर्न को समझना होगा, और ऋषि जन इस पैटर्न को समझते थे। और गुरुकुल शिक्षा का जो सिलेबस था उसमें ये महत्वपूर्ण हिस्सा होता था। एक और चीज जैसे यज्ञ, यज्ञ क्यों करते हैं? पर्यावरण के लिए आप कहेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। उसके साथ साथ उसमें औषधियां, जो हवन सामग्री होती है वो औषधियां होती हैं, तो साथ साथ उसमें उस प्रकार से औषधियां पड़ती है। लोग मजाक तो उड़ा देते हैं, खीर से कोई बच्चे पैदा थोड़ी होते हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ऐसे मजाक उड़ाते हैं। होते हैं, मैं कहता हूं, और बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि औषधियां होती हैं वो। उसके प्रोसीजर को समझे बिना एक आदत पड़ गई है मूर्खों की कि वो भारतीय संस्कृति का या किसी भी संस्कृति का मजाक उड़ाए, लेकिन उनकी संस्कृति का आप उड़ाएंगे तो गर्दन में चाकू रख के खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब वो मूर्ख है, क्योंकि वह तर्क करना नहीं जानते। इसलिए वो एक तरफ से बस एक बात कह के, इसका मतलब है वो शैतान है। असल शैतान तो वो लोग हैं, शैतानी मानसिकता के लोग हैं वो, क्योंकि वो तर्क कर ही नहीं सकते, उनमें वह शक्ति ही नहीं है, उनमें वह ताकत ही नहीं है। वह शैतान मानसिकता के लोग हैं कि एक शगुफा छोड़ेंगे और जाएंगे, जिससे समाज में भेद पैदा हो, और नाम दूसरों का लगाते रहेंगे कि ये लोग घृणा फैलाते। दरअसल उन्हें कतई नहीं पता, वो बहुत बड़े मूर्ख लोग हैं। ऐसी औषधियां पीस के उसमें डाली जाती थी जिससे कि एक विशेष प्रकार का धुआं निकलता है, और आपका मन, आपकी नाक, आपका मन, दिमाग ये मजबूत करता है। उसको इनहेल करने से मजबूती आती, ताकत मिलती है दिमाग को। एक उदाहरण दे रहा हूं, आप मिर्च को इनहेल करेंगे, लाल मिर्च मान लीजिए डाल दे कोई, उसको इनहेल कर क्या हालत होगी? ठीक इसी तरीके से यदि उसमें गूगल पड़ा हुआ है, यदि उसमें नीम का पिसा हुआ पत्ता पड़ा हुआ है, उसमें बेल का पिसा हुआ पत्ता पड़ा हुआ है, उसमें चंदन का पाउडर पड़ा हुआ है ओरिजिनल, ये सब होना ओरिजिनल चाहिए। ये सारी चीजें यदि उसमें पड़ी हुई हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, शुतावर है जैसे, और उसके बाद ब्राह्मी है जैसे, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें यदि पड़ी हुई हैं और आप उसको इनहेल करते हैं तो आपका दिमाग खुलने लगता है। कफ अगर दिमाग से निकल गया तो समझिए दिमाग आपका बहुत तेजी से काम करेगा। जैसे और कुछ नहीं तो हमारे बुजुर्ग लोग देसी घी में चना भूनते जाते थे, और जिसका दिमाग कमजोर है या जिसके दिमाग में कफ जमा हुआ उसे वो सूंघता जाए, बस ऐसे ऐसे करके जल्दी जल्दी। जल उबाला जाता है जिस वक्त, उस वक्त आप सूंघते हैं, नाक खुल जाती कि नहीं खुलती। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ये तो मैं बेसिक एग्जांपल्स दे रहा हूं। ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं जिससे हमारा दिमाग बेहतर होता है, कफ निकलता है, काम करता है, म्यूकस निकलता है। ये औषधियां हैं। तो जो हाविष्य है, जो हवन में डाला जाता है, वो औषधि रूप में है। उसको एक निश्चित टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, और उसके साथ साथ जो मंत्र शक्ति है उससे वो चार्ज हो सकता है और होता है। और इस वजह से मनुष्य को बहुत सारी ऐसी चीजें प्राप्त होती है। और वो यज्ञ कोई एक दिन नहीं चलता था, अनेक दिन चलता था। हो सकता है उनमें कुछ ऐसी चीजें हो जिसको डीप इनहेल करने से फेलोपियन ट्यूब्स भी खुल जाती हो। ऐसी बहुत सारी चीजें बहुत युगों में थी, नाम अलग अलग थे।
तो ऐसे कई सारे सूत्र हैं, जैसे नेति क्रिया। अगले शिविरों में मैं किसी को बुलाऊंगा, वो आपको ये क्रिया सिखाएंगे 2-3 दिन। तो नेति क्रिया है। धोती आदि तो इतनी जल्दी नहीं सीख पाएंगे, लेकिन नेति तो सीख सकते हैं। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं, इनसे मनुष्य का मस्तिष्क चैतन्य होता है, नेत्र ज्योति बढ़ती है, गला बेहतर होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और क्रक्स क्या है? ब्रेन में वाटर, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हो, लगभग ब्रेन का 72% जल उसमें रहना चाहिए। और उसके साथ साथ जो ब्रेन के सेल्स हैं वो स्ट्रांग हो। ये बेसिक चीजें हैं। और ब्रेन मजबूत होने लगेगा। प्लस ट्रेनिंग, हाउ टू आस्क द क्वेश्चन। व्हेन टू आस्क द क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप प्रश्न नहीं पूछते हैं वो भी अच्छा नहीं है, ज्यादा पूछते हैं वो भी अच्छा नहीं है। समयोचित क्या है, समय के अनुसार क्या है, यह महत्वपूर्ण है। और यह तब होगा जब ब्रेन शार्प होगा। तो ये सारे ट्रेनिंग के हिस्से हुआ करते थे। और इसीलिए जो भारत में मन का विज्ञान है, जिसे हम भूत विज्ञान या भूत चिकित्सा कहते थे, अष्टांग हृदयम का एक आवश्यक अंग है, 8वां पार्ट है, दैट यूज टू डील विद माइंड एंड ब्रेन, भूत चिकित्सा। वाघभट जी ने, सुश्रुत जी ने, चरक जी ने इस पर बेसिक बहुत काम किया है। और उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हैं जिनके सेवन से दिमाग चैतन्य होता है, उसमें ग्रास्पिंग पावर बढ़ती है। जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो तो है ही, अब उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो बहुत सारे जंक फूड में ओजिनोमोटो होता है या सोडियम मोनोजाइट होता है, ये ब्रेन पावर को वीक करते हैं। तो आप ऐसे तो चंचल दिखेंगे, सरपट बोलते हुए दिखेंगे, लेकिन मस्तिष्क की जो ग्रहण शक्ति होती है वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए इस प्रकार के खाने को मना करते हैं। जो खाना जितनी आसानी से पचेगा उतनी आसानी से एक्सक्रीट होगा, निकल जाएगा, और वो खाना मस्तिष्क को प्रभावित नहीं करेगा बल्कि मस्तिष्क को बेहतर करेगा। इसलिए इन ऋषियों ने बहुत अध्ययन किया या कर पाए। और यहां तक क्योंकि इनका अपनी रिसर्च पर अद्भुत विश्वास था, इसलिए ये ऋषि ध्यान साधना के माध्यम से धीरे 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 एथेरिक बॉडी को फिजिकल बॉडी से सेपरेट कर लेते थे। वो मूवमेंट वाज पॉसिबल। अभी भी बहुत लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। वो उनको अलग कर सकते थे। हमने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस खो दिया, अब हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। हमको कहीं लगता है कि ये पाश्चात्य थ्योरी नहीं है, इसलिए ये अप्रोप्रिएट या साइंटिफिक नहीं है। कहीं ना कहीं हम सब के मन में ये विचार रहता है। कुछ समय के बाद नहीं रहेगा आप लोगों के मन में, जैसे कि मेरे मन में बिल्कुल नहीं रहता। ऐसा कोई लो कॉन्फिडेंस नहीं रहता, ऐसा कोई इंफीरियरिटी नहीं रहती। और इसीलिए इन ऋषियों ने एक विषय पकड़कर गंभीरता से उस पर काम किया।
और ये बहुत गहराई से चीजों का निष्कर्ष निकालते थे, बहुत गहराई से चीजों का विश्लेषण करते थे। आप देख रहे तृतीय स्कंद तक कितनी गहरी और विश्लेषणात्मक बातें कही गई। कभी मैं आपको राज्य की थ्योरी पढ़ाऊंगा, थ्योरी ऑफ स्टेट। आपको लगेगा कि क्या यह धर्म का पाठ था हमारे यहां। ये मालूम है ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जो होंगे उनको मैं बताऊंगा। राज्य कैसे बना और कैसे डेमोक्रेसी की शुरुआत भारत में हुई है। ऋग्वेद काल में सभा, समिति, विधत, उसे विधाता भी बोलते हैं, ये तीन प्रकार से किस तरीके से डेमोक्रेसी की शुरुआत की, ये भी इन्हीं ऋषियों का एनालिसिस था और जबरदस्त खोज थी। और इसमें एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था और उनका नाम है श्री कृष्ण। हम इस पद्धति के लोग हैं, मात्र कर्मकांड के लोग नहीं हैं। भगवान बुद्ध भी कहीं इसीलिए परेशान हुए थे कि हर चीज कर्मकांड, हर चीज कर्मकांड, हर चीज कर्मकांड। मनुष्य पे समय नहीं है तो जी आप मत करो, हम कर लेंगे घर पे कर्मकांड। इतना कर्मकांड नहीं है, बिना मंत्र के कोई कर्मकांड नहीं है। और मंत्र के एक निश्चित संख्या, एक निश्चित अनुशासन है, उसके आधार पर वह कर्मकांड का निर्णय होता है और वो बहुत सीमित है। और इसीलिए वो इस निष्कर्ष पर पहुंच पाए कि एक पुरुष है, उसे जब जब जिस जिस चीज की आवश्यकता हुई वो अंग उसका विकसित होता चला गया। और उस पुरुष से बाकी पुरुषों की उत्पत्ति होती है। और जब इतनी उत्पत्ति होती है तो कई युग पार करने के बाद फिर श्री कृष्ण का वर्णन इसमें आप पढ़ेंगे। 10वें अध्याय में। इतने बीच में वो थीरीज है। राज्य में राजा का सिद्धांत अगर आप पढ़ लें, दंड संहिता या उनके दंड का विधान अगर हम पढ़ लें तो मैं दावे से कहता हूं आप सारी मैनेजमेंट की थ्योरीज भूल जाएंगे। मैंने दोनों को कंपेयर किया। श्री कृष्ण जिस प्रकार से अनुगीता में श्री अर्जुन को बताते हैं कि राज्य को कैसे मैनेज करना चाहिए, वो अद्भुत है। वो बताऊंगा आपको, मैंने नोट की हुई है कुछ चीजें। जब ये पूरा हो जाएगा तो फिर इस प्रकार से दूसरी चीजें शुरू कर देंगे हम लोग। तब तक उधर गीता पूरी हो ही जाएगी। 12वां अध्याय पूरा हो ही चुका है, 6 अध्याय बचे हैं कुल। यहां यह प्रश्न उठता है कि क्या ये हम स्वयं भूले या भुलवाए गए? क्या हम लोगों ने श्री कृष्ण को गलत समझा, उनकी छवि को गलत समझा?
या हमको जानबूझकर वो गलत समझाया गया? ये एक बड़ा प्रश्न है जिस पर आप सभी लोग चिंतन कीजिएगा। इसीलिए धीरे 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 देखना, हर बुद्धिमान व्यक्ति वेदांत पढ़ने लगता है। और वेदांत पढ़ना जरूरी है। 100 लोग अगर वेदांत पढ़ते हैं तो कुल 5 उसे समझ पाते हैं। ये सच्चाई है। वेदांत समझना बहुत आसान नहीं है, लेकिन जो लोग भी बुद्धिमान होते हैं वो वेदांत समझने की कोशिश करते हैं। बहुत लोग हैं आजकल जो वेदांत पढ़ाते हैं, ज्यादातर ठीक है, लेकिन कुछ लोग वेदांत के नाम पर केवल घर घर की शिक्षा वाला हिसाब कर रहे हैं। वो गलत है। वेदांत कहीं ये सब बातें नहीं करता। वेदांत एक अलग किस्म से जीना सिखाता है जो इन सब के ऊपर जाके ही संभव है। और यदि कोई ऐसा वेदांती है जो नीचे खींचने पर उतारू है और सांसारिकता ही समझा रहा है, वो वेदांती नहीं है। और ना ही वेदांत सभी अन्य विज्ञानों को खारिज करता है। ये मैंने तो नहीं पढ़ा, जितना मैंने पढ़ा है मैंने उसमें ये नहीं पढ़ा। वह ईश्वरीय शक्ति को प्रथम मानता है, लेकिन किसी सिद्धांत को खारिज नहीं करता। इसलिए कोई भी वेदांत वाला व्यक्ति अगर ये कहे हम तो ये, बिल्कुल नहीं। अगर वो कहे ये शास्त्र बुरा, वो शास्त्र बुरा, खासतौर से ज्योतिष शास्त्र के ऊपर तो सबसे ज्यादा तेल डालते हैं, तो ये मान के चलिए कि उसने वेदांत नहीं पढ़ा है। जनरल नॉलेज उसकी अच्छी है, या हो सकता है अच्छा स्पीकर रहा हो, बाकी कुछ नहीं। बल्कि आप देखिएगा एक वक्त बाद इससे समाज और बिगड़ेगा।